स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। चलिए। तो आप थोड़ा ना यहाँ आ जाओ सामने मेरे आंखों की। इससे क्या रहेगा, बातचीत होती रहेगी। तो सभी लोगों को स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फाउंडेशन बैच बनाने जा रहे हैं। किसका? पीसीएस स्तर के एग्ज़ाम का। ठीक है। तो हमारा टारगेट पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस। उसका प्रीलियम्स जो प्री होता है उसको हम पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको फाउंडेशन स्तर पे तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक। अगर हम किसी भी टॉपिक की बेसिक समझ अच्छी बना लेंगे तो आगे चल के कभी भी उस एग्ज़ाम में हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर हमने बेसिक समझ अच्छी नहीं बनाई तो क्या होगा फिर? कितना ही पढ़ लें वो एग्ज़ाम कभी भी पास होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए ये फाउंडेशन बैच है। इसमें जो मेन फोकस है वो फाउंडेशन निर्माण करने में रहेगा। जो बच्चे इसमें शामिल होंगे उनको देखो, दो कोई भी एग्जाम में तीन चीजें बहुत महत्व रखती हैं। एक होता है एक होता है जो है जिसको हम बोलते हैं तथ्य। मैंने पहले भी बताया है इस बात को, ये फैक्ट्स है। ठीक है। एक होता है कॉन्सेप्ट। आज हम लोग केवल समझ रहे हैं, है ना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी राज्य व्यवस्था की। किससे चलेगी? राज्य व्यवस्था से। ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच किन बच्चों के लिए है पहले वो समझ लें। ऐसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं और जिनका लक्ष्य ये है कि भविष्य में उनको पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीसीएस जैसा एग्जाम निकालना है, और उनको 1 साल 1.5 साल अपने को देना है पढ़ाई के लिए। ठीक। ताकि वो इतने मजबूत हो जाए, उनका फाउंडेशन इतना अच्छा हो जाए कि जब भी उत्तराखंड में या दूसरे किसी स्टेट में जैसे कि यूपी हो गया वहाँ पीसीएस की वैकेंसी आती है तो वो बहुत आराम से उस एग्ज़ाम को क्या करें, दे सकें, और उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहे। साथ ही को जो बच्चे दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि कोई उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए, आरओ एग्ज़ाम हो गया, उसके अलावा उत्तराखंड ट्रिपल एससी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उनका भी इसमें क्या हो जाए, तो उनकी भी तैयारी हो जाए। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम वनडे एग्ज़ाम में चीज़ों को फैक्चुअल तौर पर पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको चीज़ें फैक्चुअल तौर पर नहीं पढ़नी है, बल्कि कैसे पढ़नी है, समझ के पढ़नी। ठीक है। आपका क्या नाम है? देव देव शाह। अभी आप जो है किस किस स्टैंडर्ड में, मतलब क्लास कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर से है तैयारी अब। ठीक है। तो ये टाइम होता है ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं, स्पेशली ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का टाइम है उस पीरियड में अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो हमारा एक जो ये तैयारी का जो मेन पर्पस है, फाउंडेशन मजबूत होना, ये हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम 6 महीने के लिए आते हैं और 6 महीने में हम सिर्फ फैक्चुअल तैयार करते हैं। आप देखना जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं उनका फैक्चुअल पोर्शन बहुत अच्छा रहता है, वो ग्रुप सी के पेपर में अच्छा करते हैं। लेकिन जब वो लोक सेवा आयोग के पेपर देने जाते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें कंसेप्चुअल आती हैं। उसके बाद फिर मेंस भी होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग आप फंडामेंटल तौर पर नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। उसी लिए ये बैच है। ऐसे लोग जो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ों को समझ करके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बैच डेडिकेटेड है। और इसको आप अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ये तय है कि आप पीसीएस का आपका जो तैयारी है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। मतलब आप एग्ज़ाम देने के और एग्ज़ाम निकालने के क्या रहोगे। हम क्या क्या करेंगे इसमें, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो हमारी पहले तो क्लास होंगी, रेगुलर क्लास होंगी। ठीक है। क्लासेस होंगी। क्लासेस में अगर हम बात करें तो जीएस के अंदर जो हम जनरल स्टडी पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन में अगर हम करंट अफेयर्स को शामिल कर लें तो 7 टॉपिक हैं। कितने हैं बच्चों? 7 टॉपिक। ठीक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 7 टॉपिक दिए गए हैं। इन 7 टॉपिकों को, जिसमें आप अभी बताएंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, इन 7 टॉपिकों को पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। फैक्चुअली भी, फैक्ट्स भी आपके तैयार होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअली भी आप तैयार होने चाहिए। ठीक है। सिर्फ फैक्ट से काम चलने वाला नहीं है। फैक्ट के साथ क्या क्या होना जरूरी है? कॉन्सेप्ट।
बिना कॉन्सेप्ट के कोई फैक्ट याद रह सकता है? नहीं रह सकता, ठीक है। तो चीजों को याद करने का भी एक तरीका होता है, समझ के याद करेंगे तभी वो चीजें याद रह पाएंगी। तो ये इनकी पहला तो हमारा क्या रहेगा, हम क्लासेस करवाएंगे सारे टॉपिक्स की डिटेल, जिसमें 7वां टॉपिक करंट अफेयर्स है। तो हर हफ्ते का जो अंतिम दिन होगा वो करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड होगा, और हर हफ्ते आपको करंट अफेयर तैयार कराया जाएगा, ठीक है। शनिवार का दिन आपने जो पढ़ा पूरे हफ्ते उसका टेस्ट लिया जाएगा कि शनिवार को आपने कितना पढ़ा, क्या चीज आपकी समझ में आई क्या नहीं आई, ताकि हम शनिवार को यह समझ सकें कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासेस होंगी, फिर इसके अलावा हर हफ्ते क्या होगा, टेस्ट होगा जिसको हम वीकली टेस्ट कहेंगे आपका, ठीक है। उसके अलावा क्लासों किस काम चलने वाली, सिर्फ क्लास करके तैयारी नहीं होने वाली है, बल्कि आपको साथ में क्या होना चाहिए, पढ़ने के लिए मटेरियल भी चाहिए। अब आप ये किताब खरीदो वो किताब खरीदो, यहां जाओ वहां जाओ, उससे काम होगा नहीं। तो क्यों ना आपको बने बनाए नोट्स दिए जाएं, ठीक है। तो तीसरा क्या है, जो एग्जाम में आए गए नोट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। पर्सनल हर बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, जैसे आप आए या और कोई भी जुड़ेगा, वो बच्चे उसकी कमी क्या है, क्योंकि हर बच्चे की कुछ अपनी अपनी कमियां होती हैं। तो ये हमारा बैच ही बना है कि जो बच्चे शुरुआत से आए तो उनकी कमियों का ध्यान रखा जाए कि वो क्या दिक्कत कर रहा है, तो उसको मेंटोरशिप समझते हैं उसको, गाइडेंस, तो इंडिविजुअल गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, ठीक है। इन सब के अलावा ये सब चीजें तो हम देने ही वाले हैं, क्लासेस हो गया, टेस्ट हो गया, आपको नोट्स हो गया, प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आप लोगों को समय समय पे जो सिविल सर्विसेज निकाले हुए अभ्यर्थी हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे, ताकि आपका और ज्यादा क्या हो, मनोबल बढ़े और आपकी क्लियरिटी और ज्यादा हो, ठीक। तो ये सब हमारा उद्देश्य है। मेंस जो होता है भाई, आप सर ने आपको बताया होगा कि पीसीएस के एग्जाम को निकालने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ आपका एक क्या है, गेट है, क्या है, जिस गेट से आप निकलेंगे फिर आपको क्या करना है, मुख्य परीक्षा देनी है। लेकिन ये गेट अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आप मुख्य परीक्षा तक पहुंचोगे ही नहीं। और यही प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए ना, आपकी जो मुख्य परीक्षा आप दोगे वो इसी प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर दोगे। अगर ये मजबूत नहीं है तो मुख्य परीक्षा होने वाली नहीं है। अगर आप निकल भी जाओगे तो आपको फैक्चुअल पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी क्लास में रहेंगी। कुल मिलाकर के 8 से 9 महीने आपका कोर्स चलने वाला, ठीक है, जिसमें 3 क्लासेस आपकी चलेंगी, जिसमें जीएस आपको पढ़ाई जाएगी। शुरुआत की 2 क्लास में जीएस होगी और 1 क्लास किसकी होगी, उत्तराखंड की। किसकी होगी, उत्तराखंड की होगी। चौथा जो इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट है कि एक इसी में मैथ्स और रीजनिंग आती है, सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ आपका जीएस ही प्री का पहला पेपर ही क्वालिफाई ना हो, बल्कि आपकी सी सेट भी क्वालिफाई हो। सी सेट क्वालिफाई कब होगी, जब आप मैथ्स रीजनिंग में कमांड करोगे, ठीक है। तो वो भी तैयार करवाया जाएगा। इतना सब कुछ इस बैच में रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनका टारगेट थोड़ा बड़ा है, जो भविष्य में वनडे एग्जाम के साथ साथ, जिनके अंदर धैर्य है, जो चाहते हैं कि हम एक बार तैयारी अच्छे से कर लें ताकि हम हर स्तर का परीक्षा दे सकें, हर तरीके का पेपर हम दे सकें, ठीक है। इसको करने के बाद इतना तय है कि आपकी पूरी तैयारी का जो स्ट्रांग है, बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इस बैच को बनाने का उद्देश्य है। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। हम लोग बात करते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है, पहली क्लास जो है हमने इतिहास की रखी थी, लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखो मैंने कहा जीएस के 7 सेक्शन हैं, कितने हैं, 7 पोर्शन हैं जीएस के, ठीक है। और आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हो, वो आप तैयारी करने जा रहे हो प्रशासनिक सेवाओं की। किसकी तैयारी करने जा रहे हो, प्रशासनिक सेवाओं की। तो जो प्रशासन है ना भाई, ये प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, इसमें आप किसके एम्प्लॉय बनोगे, आप किसके कर्मचारी बनोगे, राज्य के। किसके बनोगे, सरकार के, यानी कि राज्य के। राज्य के क्या बनोगे आप, ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत आप कर्मचारी बनोगे, यानी कि अधिकारी बनोगे, जो भी बनो राज्य सरकार के अंतर्गत बनोगे।
तो जब आप राज्य के कर्मचारी बनकर के कार्य करोगे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या जानना है आपके लिए? जिस राज्य के कर्मचारी बन के काम कर रहे हो उस राज्य की व्यवस्था कैसी है। समझ में आया? आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था कैसी है तो आप कैसे उस प्रशासन को चलाओगे? तो क्या पढ़ना है हमको? पॉलिटी। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं और इस पहली क्लास आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसको कैसे देखना है अब आप ध्यान लगा के सुनिएगा। जहां आपको दिक्कत आएगी वो आपको सुनना, समझ मुझसे पूछना। ठीक है, दिक्कत आ रही है समझने में? हम जो बता रहे हैं आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी। देखो सबसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक का महत्व क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या महत्व है। इसको पढ़ के क्या होगा? अगर हम प्रशासनिक सर्विस सेवाओं में जाना चाहते हैं और हमने सबसे जरूरी हमारे का क्या है कि जिस सेवाओं में जाना चाहते हैं उसके बारे में हमारे को पूरा ज्ञान होना चाहिए। हम सरकार की सेवाओं में जाना चाहते हैं तो सरकारी सिस्टम का हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? तो वही हम किस में पढ़ेंगे? इस टॉपोलिटी में पढ़ेंगे। तो एग्जाम अगर कोई पेपर बनाएगा तो उसके लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न आपको किससे पूछे जाएंगे? जिस सिस्टम में आप जाना चाहते हो उस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका महत्व बहुत है, प्रारंभिक परीक्षा में भी है और दूसरा किस में भी है? मुख्य परीक्षा में, दोनों में महत्व है। ठीक है, आप देखना कि जो मुख्य परीक्षा है आपकी, उस मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर, मुख्य परीक्षा में भी कई पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जीएस का जो दूसरा पेपर है वो कुछ नहीं है बल्कि पॉलिटी है। क्या है? पॉलिटी है। ठीक है, तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभिक परीक्षा भी जो है इससे ही होती है। प्रारंभिक परीक्षा के कम से कम 15 से 20 प्रश्न, अगर मैं बात करूं 100 प्रश्न आए या अगर 150 प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो उसमें से कहीं कहीं कभी कभी 25 प्रश्न तक कहां से आते हैं? पॉलिटी से आते हैं। अक्सर बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत ही क्या लेते हैं? हल्के में लेते हैं कि ये बहुत आसान है, इसको समझना आसान है। लेकिन जो जितना हल्का होता है उसके अंदर उतनी ही गलतियां करने की गुंजाइश। तो इसमें कई बच्चे पढ़ने के बाद भी गलती करते हैं, बार बार क्या करते हैं? बार बार गलतियां, जिस कारण से बच्चे बाहर हो जाते हैं प्री से। ठीक है, तो हमारा ये जो पोर्शन है पॉलिटी बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि इसका कोई भी प्रश्न हम गलत ना करें अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। और दूसरा कि कुछ भी प्रश्न पूछे, कैसे भी प्रश्न पूछे, तो हमारी समझ इतनी अच्छी बनी हो कि कभी भी उस प्रश्न से कोई गलती हमारी होनी ना हो। ठीक है, तो हम यही समझेंगे। तो पहला क्या है, इसका बहुत महत्व है प्रारंभिक परीक्षा में। इस बार भी आप देखना अगर आप प्री, अच्छा अब इसमें दूसरा महत्व क्या है कि इसके जो प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जिनको आप करोगे। ठीक है, लेकिन गलती की गुंजाइश बहुत रहती है, क्योंकि जो परीक्षा एग्जाम पेपर बनाने वाला व्यक्ति है ना, वो भी इसी पेपर में आपको फंसाना चाहता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बना के देगा आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप कितना भी पढ़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कब तक? जब तक आपने समझ के उसको पढ़ा नहीं। तो आज इस बार का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें यही हुआ, जो पेपर आया उस पेपर में बच्चे क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। और कई प्रश्नों को उन्होंने क्या किया, सही उनको लगा उत्तर ये है लेकिन उत्तर कुछ और था। ठीक है, तो क्यों ये लगा? क्योंकि बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं लेकिन पॉलिटी को समझते नहीं, इसलिए हमको इसको समझ के चलना होगा। ठीक है, तो महत्व की बात हमने कर ली। महत्व आप जानते ही हैं, इसका महत्व बहुत है, इसके बिना आप अधिकारी बनने वाले नहीं हो। तो पहले क्या पढ़ना है? पॉलिटी। ठीक है, आप देखो पॉलिटी में हम पढ़ते क्या है। तो मैंने कहा पॉलिटी क्या है? राज्य व्यवस्था है। ठीक है, राज्य व्यवस्था है। तो राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? राज्य के दो दो अर्थ होते हैं। राज्य शब्द के कितने अर्थ होते हैं बच्चों? दो अर्थ। एक अर्थ राज्य का होता है, अब तुम बेटा लिखते भी रहना थोड़ा थोड़ा साथ में। ठीक है, तो राज्य के दो अर्थ होते हैं भाई। अब तुम जाओगे घर तो तुम्हें दिखेगा ना कि क्या पढ़ा था मैंने, थोड़ा लिखना भी है साथ साथ। तो राज्य शब्द के दो अर्थ होते हैं। अगर हम एक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है प्रांत, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो ना, राज्य के दो अर्थ होते हैं, प्रोविंस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश क्या है?
एक प्रांत है। उत्तराखंड क्या है? एक प्रांत है, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश क्या है? एक प्रांत है। तो ये एक अर्थ है किसका? राज्य का। कि इसका एक अर्थ क्या है? एक अर्थ इसका प्रांत के तौर पर है। दूसरा अर्थ इसका जो है वो थोड़ा सा, उसका मतलब थोड़ा सा क्या है, दूसरा अर्थ जो है इसका क्या है, इसका मतलब व्यापक है। व्यापक मतलब इसका कुछ थोड़ा गहरा अर्थ है। तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि प्रांत के तौर पर, दूसरा अर्थ होता है व्यापक तौर पर, ठीक है। तो कोई भी राज्य जो होगा, इसका व्यापक अर्थ देखते हैं। क्या व्यापक का मतलब क्या होता है? जो इसका ज्यादा फैलाव वाला, मतलब ये तो बहुत सीमित अर्थ है, प्रांत हो गया, जिसका मतलब थोड़ा गहरा मीनिंग है, ठीक है, जो ब्रॉड है। तो व्यापक अर्थ इसका क्या है? तो व्यापक अर्थ की बात हम करें तो कोई भी राज्य चार चीजों से मिलकर बनेगा। कल पूछूंगा मैं, ठीक है। कोई भी राज्य कितनी चीजों से मिलकर बनेगा? चार चीजें। चार चीजें होनी अनिवार्य है। चार चीजें होनी क्या है? अनिवार्य का मतलब कंपलसरी, होना ही होना चाहिए, नहीं तो राज्य बनेगा नहीं। ये चार चीजें कौन कौन सी हैं, इस पे हम बात कर लें। तो ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? तो इन चार चीजों की अगर बात करो तो सबसे पहले, अगर राज्य है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए राज्य को बनाने के लिए? तो आप कहोगे भाई भारत को क्या बोलते हो? भारत एक राज्य है बोलते हो ना, भारत को एक राज्य बोला जाता है ना। भारत कहते हैं, भारत हमारा देश है, भारत हमारा राज्य है, ये भी तो बोला जाता है। तो राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? भारत क्या है? अब मैंने नक्शा बना दिया, मान लीजिए सुंदर सा आपके सामने। हालांकि मैं इतना अच्छा नक्शा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने ये एक नक्शा मैंने बनाया और मैंने कहा ये क्या है? ये इंडिया है, ये भारत है, ये नक्शा है, ठीक है। तुमने कहा ये हमारा देश है, तो मैंने कहा ये राज्य है। मैंने कहा ये क्या है? राज्य। तो मैं क्यों कहूंगा इसको राज्य? क्योंकि इस पहली चीज क्या है, हमारे पास अपनी एक ज्योग्राफी है, एक भूगोल है। ये पूरा क्या है? नक्शा, भूगोल है ना। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमारा एक अपना भूगोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए, अपना एरिया होना चाहिए। भाई सरकार होगी तभी तो बनेगी, कहीं राज्य तभी तो होगा जब कोई जगह होगी। जगह ही नहीं होगी तो भारत की जो, भारत को हम राज्य कहा तो भारत का एक पूरा एरिया है कि नहीं है? तो पहली चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास? अपना एक क्षेत्रफल या अपना एक क्षेत्र होना चाहिए या भूगोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भूगोल। कैसा भूगोल होना चाहिए? निश्चित। हमको पता हो कि हमारा क्षेत्र है। क्या पता हो हमको? कि हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? भूगोल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए राज्य के लिए? सिर्फ जमीन का टुकड़ा तुमको दे दिया तो बोल देंगे कि ये राज्य है? नहीं। जमीन का टुकड़ा मान लो तुमको दे दिया तो बोल देंगे राज्य? नहीं। मान लो तुमको हमने कहीं अफ्रीका में भेज दिया और एक खाली जगह है वहां तुमको, या कहीं ध्रुव अंटार्कटिका में भेज दिया जहां बर्फ पड़ी रहती है, वहां कोई नहीं रहता, तुम जाओ और तुम जाके कहो ये मेरा राज्य है, राज्य मानोगे? भूगोल तो है वहां, लेकिन क्या नहीं है? सरकार। राज्य तो हो, राज्य को चलाने के साथ क्या भूगोल हो, भूगोल के साथ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। सरकार होगी तभी राज्य माना जाएगा। अब ये सरकार तो है, लेकिन अगर ये सरकार ऐसी नहीं है कि कुछ कर पाए, इसके पास कोई अधिकार नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती, तो ये सरकार किसी काम की है? नहीं। जब सरकार के पास शक्ति होती है, उसके पास कुछ करने का अधिकार होता है, जैसे भारत सरकार है मोदी जी की, तो जो चाहे वो कर सकती है, हमारे देश में कर सकती है कि नहीं? जो कानून चाहे वो बना सकती है। तो ऐसी सरकार को हम संप्रभु सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रभु सरकार। तो क्या होनी चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु। संप्रभु मतलब कि जो किसी क्षेत्र पर कार्य कर सके, किसी जिसके पास अधिकार हो, जिसके पास शक्ति हो। अब सरकार है, अधिकार है नहीं, तो फिर राज्य माना नहीं जाएगा। और चौथी चीज क्या होनी चाहिए? अब ये तीनों चीजें हैं जिन पर सरकार शासन करेगी, जिन पर राज किया जाएगा, वो लोग ही नहीं है तो राज्य होगा? तो क्या होनी चाहिए? जनता भी होनी चाहिए। तो क्या चौथा भाग क्या है? जनता होनी चाहिए। इन चारों चीजों को मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। ये चार चीजें, भूगोल, सरकार, संप्रभुता और जनता, ठीक है। तो पहले इन चार चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब समझेंगे राज्य क्या है। और जब राज्य समझ जाएंगे तो फिर क्या समझेंगे? राज्य की व्यवस्था क्या है।
तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल का मतलब किससे है? एक क्षेत्र से, एक क्षेत्र से, ठीक है ना। भूगोल क्या है? कोई एक क्षेत्र, एरिया। अब किसी भी राज्य को, अगर हमने कोई राज्य बोला, हमने कहा एक ये राज्य का भूगोल है, हमने कहा ये भारत का भूगोल है, हमने कहा ये भारत की जमीन है, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो भारत राज्य का भाग माना जाएगा, भारत के राज्य के भूगोल में शामिल होगी? तो तुम बताओगे क्या क्या चीजें हैं? तो तुम कहोगे सर कि जो हमारे भारत देश का जो नक्शा है उसके अंदर जितना क्षेत्र आता है वो सब किस में शामिल है? भारत में, ठीक है। तो हमारे भारत देश में जो क्षेत्र आता है उसमें कितने राज्य हैं? तुम कहोगे 28 राज्य हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। तुम कहोगे 6 या 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, है ना। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? भारत के। तो पहली चीज कौन आती है? भारत। जैसे मान लीजिए भारत के भूगोल की बात की, तो भारत, अगर हम कहें कि भारत का भूगोल या भारत का राज्य क्या है, भारत का क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का क्षेत्र कौन सा है? तुम कहोगे 28 राज्य। ये सब लिखते रहना है बेटा, ठीक है। तुम कहोगे बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं वो सब आएंगे। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसी चीज है जो भारत के भूगोल में आएगी? ये तो हमने 28 राज्य बोल दिए, केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया, इसके अलावा भी आएगी। कौन सी चीज? कौन सी चीज है? बोलो 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 बोलो। है कैपिटल? तो कैपिटल तो 28 राज्यों में है ही ना। कैपिटल कहाँ है? दिल्ली तो कैपिटल है ना। इसके अलावा भी आएगी। मान लीजिए भारत हमारा देश है, लेकिन हमने भारत की किसी कंपनी ने किसी विदेश में जाकर के कोई एक क्या खरीदी? जमीन खरीदी, फैक्ट्री खरीदी। तो वो जो जमीन उसने खरीदी है वो कंपनी भारत की है, तो जमीन किसकी हो गई? भारत की। समझ में आया? आप और क्या आएगा? मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत की जमीन नहीं है, लेकिन भारत के समुद्र तट का जो एरिया है, यहां से लगा हुआ क्षेत्र है, यहां से समुद्र तट से लगा हुआ ये जो समुद्र का एरिया है, ये भी किस में आएगा? भारत के क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है। और क्या आएगा? और आपसे हम पूछें तो आप कहोगे कि जब आप हमारे शिप होते हैं ना, हमारी शिप होते हैं ना, शिप समुद्र में जाते हैं दूर, तो जो शिप में रहने वाले लोग हैं, वो शिप का जो एरिया है वो किसका है? शिप भारत का। तो किस में आएगा? वो भारत के भूगोल में माना जाएगा। बात समझ में आ गई? हमारा जहाज कहीं उड़ रहा है, तो हमारे जहाज में जो लोग बैठे हैं, जो जहाज का पूरा एरिया है, वो किस में आएगा? भारत के क्षेत्र में। किसका माना जाएगा? अंग भारत का। ठीक, बात समझ में आया? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो भूगोल है, उस भूगोल के अंतर्गत हम क्या मानते हैं? वो पूरा क्षेत्र, उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही उसका समुद्र तट का क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक है। जो कि हमारी तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल। लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 नॉटिकल माइल्स। अब नॉटिकल माइल्स क्या होता है? समुद्र में जब हम दूरी को नापते हैं तो हम मील में नहीं नापते, बल्कि नॉटिकल मील में नापते हैं। किस में नापते हैं? नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। ये थोड़ा सा मील से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, तट से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? भारत के भूगोल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो हम पहले समझ रहे हैं कि राज्य में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। हमने कहा 4 चीजें शामिल होती हैं। हमने कहा भूगोल शामिल होता है, तो भूगोल में हमने क्या क्या आता है ये आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा और क्षेत्र क्या आएगा? अगर कोई भारत की संपत्ति है, भारतीय संपत्ति किसी अन्य देश में है, ठीक है, किसी अन्य देश में है, वो भी किस में शामिल होगी? वो भी भारत के अंतर्गत शामिल मानी जाएगी, ठीक है। वो भी भारत के अंदर शामिल मानी जाएगी। बेटा देव, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, हमको लगता है ना, हमको समझ में जब चीजें आएंगी तो आसान क्या है, कठिन क्या है। जब कोई चीज हमें समझ में नहीं आती तो वो क्या लगती है? कठिन।
अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप जबरदस्ती कर रहे हो तो उसको भी करने का फायदा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो चीज आपको आसान लगेगी, जितनी आपको आसान लगेगी उतना ही आप उसमें सहज हो जाओगे, तो कभी भी पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जबरदस्ती बैठे हो, तो क्या होगा, फिर आपको पढ़ाई आपको बोझ लगेगी, आप जबरदस्ती करोगे, सो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और पढ़ते समय चीजें समझ में आने लगेंगी तो वो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए समझना है, रटना नहीं, ठीक है। तो हमने बोला आपको कि क्या क्या आता है भारत के भूगोल क्षेत्र में। राज्य आते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र आता है, भारतीय संपत्ति आती है किसी अन्य देश में शामिल हो। ये सारी चीजें किसमें शामिल है, हमारे भूगोल के अंतर्गत आती हैं। तो पहली चीज हमने भूगोल बताई आपको। दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई, दूसरा क्या होना चाहिए, भूगोल के बाद क्या होना चाहिए, हमने कहा सरकार होनी जरूरी है। सरकार पे थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, क्योंकि सरकार की तो सारी बात ही करनी है, हमने पॉलिटी में सरकार ही पढ़नी है। हमने कहा दूसरी चीज सरकार है, सरकार पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस पे, तीसरी चीज क्या है, संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि अधिकार होना। क्या होना, अधिकार होना। किसका, किसके पास होनी चाहिए संप्रभुता, सरकार पे होनी चाहिए। सरकार के पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। अधिकार, राइट्स। मान लीजिए तुमको हमने किसी जगह का मालिक बना दिया है ना, और तुमको कहा कि तुम मालिक हो इस जगह के, अब तुम यहां सारा जो तुम्हें करना करो, लेकिन तुम उस जगह पे कोई भी काम करवा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम्हें नाम का तो बना दिया मालिक, लेकिन तुम कुछ करवा नहीं पा रहे हो, कोई काम नहीं करवा पा रहे हो, यानी कि तुम्हारे को शक्ति कुछ भी दी नहीं, तुम्हारे पास अधिकार कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या तुम्हें संप्रभु माना जाएगा, नहीं। अब तुम घर में कितने भाई हैं, अकेले हो, अकेले होने के नाते घर में सब कुछ तुम्हारा ही है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली तुम घर के क्या हो, ऑनर हो, ठीक है। तुम आने वाले समय में सरकार हो अपने घर की, ठीक है। लेकिन आज के समय में तुम हो भी सरकार, लेकिन आज के समय में तुम्हारा अधिकार है नहीं, अधिकार किसके पास है, पापा के पास। तो संप्रभु कौन है घर में, पापा। अगर पापा के पास पापा हो लेकिन पापा के पास कुछ भी अधिकार ना हो, चलती किसी और की हो, तो संप्रभु कौन माना जाएगा, जिसकी चल रही, मम्मी जिसकी चल रही है, समझ में आया। तो कहने का मतलब संप्रभु कौन है, जिसके पास जो जो कार्य करना चाहता है उसके अधिकार होने, राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो संप्रभुता की बात होती है, सरकार तभी मानी जाएगी जब संप्रभु संप्रभु होगी, ठीक है। फिर चौथा हमने कहा, चौथा क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या ही नहीं है तो किस पर अधिकार चलाना है, किसके लिए हम शासन करेंगे, जनसंख्या के बिना कोई शासन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या का भी होना जरूरी है। अब भारत की जनसंख्या कितनी है, आप देखिए 150 करोड़ हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 150 करोड़, 1.5 बिलियन, ठीक है। वेरी गुड, बताया था तुमने अभी, क्या बताया तुमने, हाँ, तो 150 के करोड़ के आसपास ये हो चुकी है। तो यहां पे ये भी है, जनसंख्या होनी चाहिए। और चौथी चीज जो मैंने नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई, सरकार। क्या नहीं बताई, सरकार, ठीक है। तो सरकार क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या पढ़ेंगे अब, सरकार। चलिए, सरकार कोई भी एक ऐसी इकाई जो किसी क्षेत्र पर शासन चला रही है। क्या चला रही है, शासन, जिसके द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं और जिसके द्वारा कानूनों को लागू करवाया जा रहा है, वो क्या है, सरकार है। वो क्या है, सरकार, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इसको बस इतना समझ लो कि सरकार होना आवश्यक होता है राज्य के लिए। तो राज्य के लिए 4 चीजें होनी आवश्यक होती हैं, ठीक है। आप सोचिए कि किसी भी, हमने कहा भारत राज्य है कि नहीं है, भारत एक राज्य है कि नहीं है, भारत एक राज्य है, क्योंकि भारत के पास ये चारों चीजें, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं, एक देश है मान लो, और वो देश है सोमालिया, तो तुम सोमालिया को क्या बोलोगे कि सोमालिया के बारे में तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, लेकिन सोमालिया के बारे में एक अफ्रीका का देश है। यहाँ पे जनता भी लोग भी रहते हैं, यहाँ पे इनका भूगोल भी है, लेकिन यहाँ पे कोई सरकार बनती, लोग लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है। और लोग लड़ते भी हैं, साथ में सरकार है भी, लेकिन उस सरकार की चलती नहीं है,
लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं, सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, कानून व्यवस्था बना नहीं पाती। यहां तो देखो पुलिस है, सरकार पुलिस कानून व्यवस्था बनाती है, लेकिन इन जहां पे सोमालिया है वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि सोमालिया एक राज्य है? नहीं, क्योंकि राज्य होने के लिए चारों चीजों का होना अनिवार्य होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं, ये तो हमने समझ लिया कि पहले राज्य क्या है, हमने समझ लिया कि राज्य क्या है, ठीक है, क्या होता है। अब हम दूसरी चीज समझ रहे हैं, क्या? कि राज्य की आवश्यकता क्या होती है। भाई जब तक ये नहीं समझोगे, बेसिक नहीं समझोगे, तब तक हम थोड़ी समझ पाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। या आप कहो, राज्य की बात भी ना कहो, राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। जिस हम जो बात पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी, पॉलिटी की क्या जरूरत है किसी भी व्यवस्था के लिए, राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ ऐसे चिंतक हैं, क्या कहते हैं कि आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का क्या मानना है, राज्य की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे लोगों का मानना है कि राज्य होने का मतलब है कि कोई लोगों पे शासन कर रहा है, सरकार है ना, शासन कर रहा है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई किसी पे शासन करे, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सब फ्री होने चाहिए, सब खुल के काम करो और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखो, लेकिन कोई शासन करने वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसा मानने वाले कौन कौन थे? तो हमने कहा ऐसे मानने वाले कई लोग हुए, जैसे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। इन्होंने कहा कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। अभी पढ़ेंगे सबके बारे में, कौन है कार्ल मार्क्स, ठीक है, सब पढ़ेंगे डिटेल में। क्या है सब्जेक्ट आपका? नहीं, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस है ना। हाँ, तो ये सब सब तुम्हारे काम आएगा, तुम पढ़ो बस, ठीक है। तो क्या नहीं है, किसने कहा कि राज्य की कोई जरूरत नहीं है राज्य व्यवस्था की? कार्ल मार्क्स ने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य जो होता है वो लोगों का शोषण करता है। क्या करता है? सरकार होगी तो लोगों का क्या करेगी? शोषण करेगी, ठीक। अब सरकार हमारी कभी प्रॉपर्टी ले ले, जमीन ले लेती है सरकार रोड बनाने के नाम पे, अपने मन के कानून बना के लोगों पे लागू कर देती है। लोग चाहे ना चाहे सरकार की बात माननी पड़ती है। बात समझ में आया? कार्ल मार्क्स आदि ने कहा, गांधी जी ने भी कहा, गांधी जी ने भी क्या कहा, महात्मा गांधी ने, कि राज्य की आवश्यकता नहीं। दोनों की बात एक है, लेकिन दोनों की बात का अंतर है। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन दोनों की बात में अंतर है। गांधी जी का जो मानना था वो ये मानना था कि राज्य जो है वो नहीं होना चाहिए। और कब नहीं होना चाहिए? जब लोग ही अंदर से इतने अच्छे हो जाएं कि किसी राज्य की आवश्यकता पड़े ही, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ कभी गलत व्यवहार ना करें, तो ऐसा राज्य राम राज्य होगा। गांधी जी ने क्या कहा? ऐसा राज्य कैसा होगा? राम राज्य, स्वर्ग की तरह होगा। और ऐसे राज्य में कोई सरकार होगी, कोई राज्य होगा नहीं, ठीक है। तो ये गांधी जी और कार्ल मार्क्स की बात थी, ठीक है, लिखते रहो साथ साथ। दूसरी तरफ एक वर्ग है जिसने कहा कि राज्य की आवश्यकता है, ठीक है। एक वर्ग है जिसने कहा राज्य की आवश्यकता है। क्यों है राज्य की आवश्यकता? क्योंकि राज्य, पहले जब जो राज्य होते थे पुराने समय में, उसके काम सिर्फ सीमित थे। वो क्या करते थे? लोगों को सुरक्षा देते थे। जैसे पहले राज्य जो था वो क्या करता था? लोगों को सुरक्षा देता था। किसी के साथ गलत हुआ तो वो राजा के पास जाएगा, न्याय मांगेगा, ठीक है। वर्तमान में राज्य सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, सुरक्षा देता है, सुरक्षा के अलावा बहुत सारी चीजें राज्य देता है, जैसे कि लोगों को कानून व्यवस्था, न्याय। तो राज्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोगों को किसकी जरूरत है? कानून व्यवस्था की। बिना कानून व्यवस्था के कोई शासन चलेगा? कोई समुदाय रह सकता है? नहीं रह सकता। बिना कानून व्यवस्था के नहीं रह सकता। और वो कानून व्यवस्था देने वाला कौन होगा? वो राज्य होगा। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा कहा गया कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और राज्य क्यों होना चाहिए? राज्य व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? पॉलिटिक क्यों होनी चाहिए? साथ ही लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो। क्या हो? सामाजिक न्याय। इसकी जिम्मेदारी भी कौन देगा? राज्य देगा। अब देखो, कोई जाति ऐसी होती है जो
किसी कारण से समाज में पिछड़ गई, दूसरी जातियां आगे चले गई, वो जाति पीछे रह गई, तो उस जाति के साथ क्या हुआ? अन्याय। क्या हुआ? अन्याय। उस जाति को न्याय देना है। वो न्याय कौन देता है? राज्य, सरकार देती है, राज्य देता है। ठीक है, देखो आप कई जातियों को आरक्षण दिया जाता है, संविधान बना करके आरक्षण है। आरक्षण के माध्यम से जो जातियां पिछड़ गई थी पहले, उनके साथ कुछ अन्याय गलत हुआ था, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार कई सारी चीजें हैं। समाज में महिलाएं रहती हैं, तो महिलाएं भी पिछड़ी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनके साथ सामाजिक न्याय कौन करेगा? अगर राज्य नहीं होगा तो उनके साथ न्याय करेगा? न्याय नहीं हो पाएगा, तो राज्य ये कार्य करता है। इसके अलावा ये सब तो काम करता ही है राज्य। इसके अलावा आप देखिए कि वर्तमान समय में लोक कल्याण समझ रहे हैं? लोगों का कल्याण करने का कार्य भी कौन करता है? राज्य करता है। वर्तमान समय में लोक कल्याण का जो कार्य है वो भी राज्य करता है। जैसे कि लोक कल्याण का कार्य क्या? आप देखिए इतने गरीब लोग हैं, अगर बीमार हो जाएं तो स्वास्थ्य कहां जाते हैं? सरकारी अस्पताल। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक मतलब सरकारी स्वास्थ्य। ठीक, शिक्षा कहां जाते हैं? सरकारी स्कूलों में शिक्षा, लोक कल्याणकारी कार्य। आप देखिए कि आपको इन सब के अलावा अगर स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आप कहीं जा रहे हैं, स्वच्छता आपको चाहिए, स्वच्छ भारत बोलते हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान, तो आप देखिए नगर ये सफाई कौन करवाता है? सरकार, राज्य करवाती है कि नहीं? अगर आप साफ सफाई में कूड़े की व्यवस्था नहीं होगी तो हम किसको बोलते हैं? सरकार को। लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी लोक कल्याण की बात है ना, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। हम बेरोजगारी बढ़ती है तो किसको बोलते हैं? सरकार को बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? राज्य। तो कुछ लोगों ने कहा कि राज्य की आवश्यकता क्या है? तो राज्य की आवश्यकता इन सब चीजों को करना। भारत जैसा जो देश है वहां पे तो ये सब चीजें बहुत जरूरी, इसीलिए भारत में राज्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत की राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। राज्य व्यवस्था क्या पढ़ रहे हैं हम? किसकी व्यवस्था? राज्य व्यवस्था भारत की। हमने समझ लिया कि राज्य क्या होता है, ठीक है, और हम अब उसकी व्यवस्था, उसको कैसे चलाना है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले आप इसको देखिए क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस देखिए। सबसे पहले पहली क्लास जो हमारी हो रही है वो हो रही है परिचय क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। किससे इंट्रोडक्शन? राज्य व्यवस्था से। ठीक है, तो हमको पहले क्या पढ़ना है? राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? शासन प्रणाली। शासन की प्रणाली तो है ना, किस प्रकार से शासन चल रहा है, तो हमको पहले पढ़ना है शासन प्रणाली के प्रकार। क्या पढ़ना है? शासन प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं। तो कुछ जगहों पे अभी देखेंगे कितने प्रकार के शासन होते हैं। ठीक है, पहले सुन लो फिर लिख लेना। तो कुछ जगहों पे शासन जो है वो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कुछ जगहों पे अलग प्रकार का होता है। भारत जैसा जो देश है वहां पे शासन प्रणाली कैसी है? वहां पे हम पढ़ेंगे अभी संवैधानिक शासन प्रणाली। कैसी है? संविधान के द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा? एक संविधान बनाया जाता है और उस संविधान के द्वारा ही पूरा जो तंत्र है, शासन तंत्र है, वो चलता है। तो शासन चलता है किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो हमको दूसरा क्या पढ़ना है? शासन प्रणाली के प्रकार पढ़ने हैं। फिर हमको पढ़ना है कि संवैधानिक शासन प्रणाली क्या है, संवैधानिक शासन प्रणाली के बारे में। तो हमको क्या पढ़ना है भाई? तो हमको पूरा संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पॉलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या पढ़ा जाएगा? संविधान। शासन प्रणाली भी पढ़ी जाएगी, कैसे कैसे होती है, क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। संविधान पढ़ा जाएगा और संविधान ही इसका मेन भाग है। पूरे पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? ज्यादातर से, लेकिन सिर्फ संविधान ही नहीं, संविधान के बाद
ये तो संविधान क्या है, कैसे कानून बनेंगे, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी, कैसे शासन चलेगा, कैसे लोगों पे सरकार कार्य करेगी, कैसे लोग सरकार को चुनेंगे, सरकार कैसी होगी, ये सब चीजें किसमें तय की जाएंगी, संविधान के जरिए। लेकिन सिर्फ संविधान ही नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, सरकार जो है वो कैसे कार्य कर रही है, कैसे शासन चला रही है, इसको हम बोलते हैं गवर्नेंस। क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। तो आप जानते हैं ना, अभी आप पढ़ोगे कि सरकार जो होती है उस सरकार में कई विभाग होते हैं, कई मंत्रालय होते हैं, सरकार के पास कई मंत्रालय, कई मिनिस्ट्रीज होती हैं, और मंत्रालयों के पास कई विभाग होते हैं, ठीक है। और हर विभाग अपने अपने विभाग जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। अब वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या दिक्कत है, वो सब किस में पढ़ा जाएगा, गवर्नेंस में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इन सब के अलावा पढ़ा क्या जाएगा कि इन सब के अलावा वर्तमान समय में, हाल में, जो 1 साल 2 साल अभी का जो समय चल रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारत में राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो जो समकालीन मुद्दे हैं, क्या पढ़े, समकालीन, आज के समय की मुद्दे हैं, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले शासन प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, फिर संवैधानिक शासन प्रणाली जिसमें हम पूरा संविधान पढ़ेंगे, अभी संविधान की बात, पूरा संविधान ही मेन क्लास है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर गवर्नेंस पढ़ेंगे, कोई सरकार कोई योजना चला रही है, कैसे चला रही है, सरकार के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, कैसे कार्य होता है, सब किस में पढ़ेंगे, गवर्नेंस में पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, समकालीन मुद्दे, जो करंट अफेयर्स है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, समकालीन मुद्दों के अंतर्गत पढ़ा जाए। करंट अफेयर्स को हम समकालीन मुद्दों के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं और हम इसको शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो पहला टॉपिक क्या है, ये तुमने लिख लिया, बना लो, जिसको बना लो। चलिए अब हम समझते हैं क्या, लिख लिया, लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यू, नहीं नहीं लिख, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो साथ में, क्या दिक्कत आ रही है। देखो बेटा, लिखने का साथ साथ अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग हर चीज को समझेंगे, फिर हम पॉलिटी पे आएंगे, फिर हम संविधान के अंदर घुसेंगे और संविधान को एक एक प्रोविजन को समझते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। आप लिखते रहिए ताकि हम फैक्चुअल पोर्शन को रटे ना और वो बहुत इजीली हमको याद हो जाए, स्वाभाविक तौर पर हर चीज हम बहुत समझ करके पढ़ लें, यही हमारा उद्देश्य रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो क्या है, शासन प्रणाली के प्रकार। तुम कहोगे कि शासन प्रणाली के प्रकार तो आप बताओगे, लेकिन तुम ये भी तो कहोगे कि शासन क्या है, शासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। और तुम ये भी कहोगे कि शासन में कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले तो यही जानना है। तो शासन प्रणाली को जानने से पहले हमको क्या जानना है, शासन के अंग कौन कौन से हैं, शासन के अंग कौन कौन से हैं। प्रणाली के प्रकार तो समझेंगे, लेकिन पहले क्या समझ लें, शासन क्या है, ठीक है, शासन के अंग कौन कौन है। तो देखिए जो शासन होता है वो मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बनता है, 3 तत्व इसमें शामिल होते हैं। 3 क्या होते हैं, तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो ये 3 तत्व आप याद रखिए हमेशा। सबसे पहले होता है इसमें लेजिस्लेचर, क्या होता है, विधायिका, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर, ठीक है,
लेजिस्लेचर, विधायिका। दूसरा तत्व होता है कार्यपालिका। क्या होता है? ये होता है इसका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और तीसरा होता है न्यायपालिका। क्या होता है? इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो शासन के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। शासन कितने चीजों से मिलकर बना है? 3 चीजों से। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है। तो विधायिका क्या है इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए हम डिटेल में समझेंगे इन सबको, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले किस पे आते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? विधायिका को समझने जा रहे हैं कि विधायिका क्या होता है, विधायिका क्या है। तो विधायिका का अर्थ होता है, जो सामान्य अर्थ होता है विधायिका का, कि शासन का वह भाग जो विधान बनाए। क्या बनाए? विधान का दूसरा मतलब क्या होता है? कानून। जो कानून बनाए, जो क्या बनाने का कार्य करे, कानून बनाने का कार्य करे, उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका, ठीक है। लेजिस्लेचर, ऐसा तंत्र विच इज नॉन एज टू बी मेक लेजिस्लेशन, है ना, जो कानून बनाने का काम करे उसको हम क्या बोलेंगे? विधायिका कहेंगे, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करने वाली संस्था है, ठीक है, इसको विधायिका कहा जाता है। सामान्यतः जो विधायिका होती है वो जो बड़े देश हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, और जहां पे अभी पढ़ेंगे आगे संघीय शासन प्रणाली है। क्या है? संघीय शासन प्रणाली है। वहां पे देखा जाता है विधायिका जो होती है वो कैसी होती है? यदि संघीय शासन प्रणाली है तो विधायिका 2 सदनीय होती है। कैसी होती है? 2 सदनीय, द्विसदनीय। और कहीं कहीं पे विधायिका 1 सदनीय होती है। सदन मतलब घर, हाउस। तो 2 हाउस होते हैं कहीं पे विधायिका के, और कहीं पे क्या होता है? 1 हाउस। हमारे देश में ये 2 सदनीय है। क्या है? कौन कौन से 2 सदन हैं? तो एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत की बात करोगे तो भारत में ये लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदनीय होती है, ठीक है। अमेरिका में भी 2 सदनीय है, लेकिन अमेरिका में, भारत में तो इसको 2 सदन है। एक सदन को लोकसभा कहते हैं, दूसरे सदन को राज्यसभा कहते हैं, लेकिन अमेरिका में उसको सीनेट कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? सीनेट। जैसे यूएस में इसको क्या बोलेंगे? सीनेट। सीनेट किसको बोलेंगे? ठीक है, राज्यसभा को। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? विधायिका क्या होती है, ठीक है। तो विधायिका जनरली क्या होती है? विधायिका वो संस्था होती है जो विधि का निर्माण करने का कार्य करती है, ठीक। विधि का निर्माण करने से काम नहीं चलेगा ना। कानून बना दिया, सिर्फ कानून बनाने से काम चलेगा? नहीं। कानून बना करके उस कानून को जनता के लिए लागू करवाना पड़ेगा सब पर। उसका कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका, ठीक है। फिर हम दूसरा जो शासन का अंग है वो क्या है? कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका का मेन कार्य क्या है? विधि को या कानूनों को क्या करवाना? को लागू करवाना। ठीक है, तो विधि को लागू करवाने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। अब ये कार्यपालिका ना, इसको भी बांटा गया है, ये भी कई प्रकार की होती है। ये कई प्रकार की कार्यपालिका होती है, ठीक है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। क्या होती है? ठीक है, इसी कार्यपालिका हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हमने सीधा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, पहला भाग दूसरा भाग नहीं।
बेसिक से हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, क्या होती है? इसी को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये कार्यपालिका जो होती है ये समय समय पे बदलती रहती। स्थायी मतलब, स्थायी मतलब जो परमानेंट हो, और अस्थायी मतलब जो बदलता रहे। तो अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समय समय पे बदलती रहती। इसी को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, चुनाव लड़ करके वो सरकार में आते हैं और वो सरकार में कार्य करते हैं। जैसे कोई मंत्री हो गया, कोई जो है सरकार में मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये सब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका है। क्या है? क्योंकि ये चुनाव लड़के आए और जब तक इनका कार्यकाल रहेगा ये तब तक रहेंगे। अगला चुनाव होगा, हो सकता है हार जाए, फिर कोई और आए। इसको इसलिए क्या कहा गया? अस्थायी कार्यपालिका। दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है। स्थायी कार्यपालिका में कौन होता है? ऐसी कार्यपालिका जो चेंज होती नहीं, जो स्थिर है, वो बदलेगी नहीं। ठीक है। तो जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, जो तुम बनोगे कल के दिन अगर एग्जाम निकालोगे तो तुम स्थायी कार्यपालिका का भाग बनोगे। तुम एक बार सरकार में चले गए तो 60 साल तक तुम क्या करोगे? अपनी सेवा दोगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद तुम्हें बदल दिया जाएगा, तुम नौकरी करोगे। तो दोनों ही पार्ट हैं। ये वाला पार्ट है, ये जनता से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? क्योंकि जनता इनको चुन के भेज रही है, जनता के प्रति। और ये वाला पार्ट इसके प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति जवाबदेह होता है? स्थायी कार्यपालिका के प्रति। ठीक है। अब यहां पे देखना है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है। अब इसके अंदर भी प्रकार हैं, तो पहले आप लिख लो। फिर हमको देखना है कि राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है। चलिए समझ लीजिए, लिख लीजिएगा यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से लिख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे, हम नोट्स देंगे सब, जब पढ़ लोगे ना। अभी इसके साथ साथ आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो अब इन सब चीजों का नोट्स मिलेगा, उसमें लिखी हुई जानकारी रहेगी। समझा आपने, यहाँ थोड़ा आपने इंपॉर्टेंट नोट कर लिया, पढ़ने वाली सामग्री आपको मिलेगी, उसको पढ़ो, यहां से समझ बनाओ और चीजों को तैयार, टेस्ट दो, सब्जेक्ट तैयार, एक टॉपिक तैयार, फिर अगला टेस्ट दिया, हमको पता रहेगा कि तुम कितना इसमें तैयार हो रहे हो। ठीक है। तो ये बैच बनाने का उद्देश्य है कि जो बच्चे इसमें आए उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि वो जब पेपर 8-9 महीने बाद पेपर दें तो उनका पेपर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? हमने कहा राजनीतिक कार्यपालिका, तो इसको पहले पढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, कितने प्रकार की होती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका भी बटी होती है अलग अलग प्रकारों में। राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? तो आप देखिए, कहीं कहीं पे अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है। क्या होती है? अभी समझेंगे क्या है। ठीक है। अध्यक्षीय कार्यपालिका लिखते चलो बेटा साथ में। अगर तुम अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, कहीं कहीं पे क्या होती है? अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है। कहीं कहीं पे संसदीय कार्यपालिका होती है। अभी समझाएंगे क्या मतलब है। कहीं कहीं पे दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है। तो कहीं पे अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, कहीं पे संसदीय कार्यपालिका होती है, कहीं पे दोहरी कार्यपालिका होती है, और कहीं पे कैसी कार्यपालिका होती है? कहीं पे जो है बहुल कार्यपालिका होती है। बहुल मतलब बहुत सारे चीजें शामिल हैं। अब इनका मतलब क्या है वो हमें समझना। ठीक है। तो कार्यपालिका हमने कहा क्या होता है? एक ऐसी इकाई होती है जो सरकार के बने, जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाती है। हमने कहा कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी या राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी और राजनीतिक और स्थायी, है ना।
अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका को हम पढ़ रहे हैं कितने प्रकार की होती है, तो हमने कहा ये 4 प्रकार की होती है। पहले हमने कहा अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे जो कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख है वही सब कुछ होता है, वही मेन होता है, ठीक है। उसका चुनाव किया जाता है जनता के द्वारा। किसका चुनाव करती है जनता? सरकार के प्रमुख का, जो सबसे प्रमुख है वो प्रमुख, राष्ट्रपति भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? राष्ट्रपति। तो अध्यक्षीय कार्यपालिका जो होती है वहां पे सीधा राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, ठीक है। कभी किसी पार्टी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सीधा राष्ट्रपति का चुनाव जनता करेगी सीधे। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका में आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता, भारत की तरह नहीं होता चुनाव। भारत में तो अलग प्रणाली है, अभी पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका में सीधा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट खड़े हैं, दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं, तो जनता किसको वोट करेगी? डोनाल्ड ट्रंप को। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जब प्रधानमंत्री को हम चूज करते हैं, आगे राष्ट्रपति को, तो हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चूज करते, बल्कि अपने क्षेत्र के सांसद को चूज करते हैं, वो फिर प्रधानमंत्री को चुनता है। लेकिन यहां पे जो व्यवस्था है वो डायरेक्ट सीधे किसका चयन जनता के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्र के प्रमुख का, कार्यपालिका के प्रमुख का, ठीक है। तो ऐसा शासन जिसमें कार्यपालिका के प्रमुख का चयन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, ऐसे शासन, और वहां पे कार्यपालिका का सब प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और वही सब कुछ करता है, वही तय करता है कि कौन मंत्री होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उस पर किसी और का नियंत्रण होता नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, तो हम कल यहीं से शुरू करेंगे। 5 बज गए हैं, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। हम यहीं से कार्यपालिका से शुरू करेंगे। आप पीछे की चीजें नोट करते चलें और कंटिन्यू यदि आओगे, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है कि कंटिन्यू आओगे, समझोगे, तो धीरे धीरे बैच बनेगा। और जब बैच बनेगा तो फिर क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से धीरे धीरे बनती है, 1 2 3 फिर ग्रुप बनता है कि नहीं? शुरुआत तो कहीं से, शुरुआत तुमने की। तो इसीलिए धैर्य रखना है, आना है, क्लासेस करनी है। हम लोग हैं यहाँ पे सिर्फ इसी चीज के लिए कि आप लोगों को तैयारी करवाई जाए। तो ऑनलाइन जो बच्चे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि साथ में जुड़े हैं और आप साथ साथ हमसे क्वेश्चन आंसर करें प्रोजेक्शन के तहत, ठीक है। और जहां आपको दिक्कत लगे वहां हम आपको चीजें करवाएंगे। तो चलिए, आज क्लास का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। और इसके साथ दूसरा जो उद्देश्य हमारा है, पहले हम एक बेसिक समझ जाएं, फिर हम संविधान में आएंगे, फिर संविधान को पढ़ेंगे, संविधान के सारे प्रावधान को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं, कौन से आरओ में आए हैं, कौन से दूसरे एग्जाम्स में आए हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लगातार टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, बस आपको धैर्य बना के रखना होगा। चलिए, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड वाले सर भी आएंगे, थोड़ा उनका भी आप क्लास लेके देखो, ठीक। उसके बाद फिर आप जो है, इसके बाद क्लास आपकी होगी, 3 घंटे क्लास होगी, ठीक है। 3 बजे से लेके 6 बजे तक ये पढ़ने का टाइम है आपका, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, ठीक। गड़बड़ी नहीं करनी।